हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। मैं दीपेंद्र कुमार और आज मैं आपको चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि 11th का चैप्टर है, इसमें एटॉमिक मास डिस्कस करूंगा। कुछ आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक मास। हालांकि देखिए, आप पहले भी इसको स्टडी कर चुके हैं 9th में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, एटॉमिक मास का एक फार्मूला होता है जिसमें जिस किसी एटम का आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट एंड 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। ध्यान रखिएगा, ये जो कार्बन 12 एटम है इसमें कार्बन के और भी एटम्स होते हैं जिन्हें आइसोटोप्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे केवल कार्बन 12 के एटम के रिस्पेक्ट में ही आपका ये मास डिफाइन किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा इन केस अगर कोई भी क्वेश्चन इस पर आता है। उसके बाद में ग्राम एटम क्या होता है, ये आपके लिए नई चीज़ है। ग्राम एटम का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर से, यानी कि एक फिक्स्ड नंबर है जिसको स्टैंडर्ड नंबर भी मानते हैं। और ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसकी जो वैल्यू है वो 6.022 × 10⁻23 होता है। अब चूंकि यहाँ पे आपका ग्राम एटम्स लिखा है, ग्राम एटम है, तो एटम यहाँ पर एटम का मतलब है कि यहाँ भी आपका जितना भी ये एवोगैड्रो नंबर है उसमें भी सेम एंटिटी होनी चाहिए, ये सेम एंटिटी होती है। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल हो जाएगा। ऐसे ही अगर ग्राम आयंस बोला जाए तो यहाँ पर 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या आयंस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी आप केमिकल स्पीसीज या फिर एंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेम चीज़ यहाँ भी आपकी हो जाती है। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ ग्राम एटम, तो यहाँ पर 6.022 × 10⁻23 एटम्स हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता ग्राम मॉलिक्यूल तो यहाँ हो जाता 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एंड अगर यहाँ पे ये लिखा होता ग्राम आयंस देन आपका हो जाता 6.022 × 10⁻23 आयंस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे आप लर्न रखिएगा। उसके बाद में एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है रियलिटी में, ये चीज़ आप जानेंगे। देखिए, ग्राम एटॉमिक मास जो होता है उसे ही हम एटॉमिक मास बोलते हैं। अभी आपको ग्राम एटम बताया हमने, अब इसमें मास आपका और ऐड हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये जो आपका एटॉमिक मास होता है वो आपका 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिख भी दिया है, मैंने मेंशन किया है। ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका भी हम मूल कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हैं जो कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ C12 एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 सैंपल। ये जो आपका 12 ग्राम है, इतना सैंपल, इसमें नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम आप पता करेंगे। देखिए, ग्राम एटम का यहाँ पे फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, इसका आप यूज़ करेंगे जहाँ भी आपसे ग्राम एटम की बात की जाए। तो सबसे पहले गिवन मास पता करते हैं। गिवन मास आपका न्यूमेरिकल में ही मेंशन होगा, यहाँ पे 12 ग्राम दिया है, इसको यहाँ पे फिट करेंगे। उसके बाद एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का, यहाँ पे जो ये 12 लिखा है ये आपका एटॉमिक मास होता है। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास को सुपर सब्सक्रिप्ट में ये मेंशन करते हैं और जो एटॉमिक नंबर होता है एटम का वो आपका सब्सक्रिप्ट में मेंशन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे रिजल्ट में आएगा कि आपका ये 1 ग्राम एटम है। इसके बाद में नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स में ये देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, जो कि आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.022 × 10⁻23 एटम्स। तो आई थिंक ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो ये है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको मास निकालना है, इसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, तो ये चीज़ आपको निकालनी। इससे पहले एक चीज़ आपको और बता दें, कुछ आपका यहाँ पे रिमेंबरेबल पॉइंट आपको हमने नोट किए यहाँ पे।
कि एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक मास यूनिट में मेंशन किया जाता है, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट कहीं कहीं पर AMU लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। और अभी प्रेजेंट टाइम समय जो है यूनिफाइड मास यानी कि AMU को रिप्लेस कर दिया गया है EU से, यानी कि अब इसको हम यूनिफाइड मास पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ मेथड्स हैं जो कि एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपका एक है ड्यूलांग-पेटिट्स मेथड या ड्यूलांग-पेटिट्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग होता है क्या, देख लीजिए। एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट्स का, अगर उसको हम स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका अप्रॉक्स 6.4 आता है। तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने में, और इसके लिए रिक्वायर्ड जो डेटा है वो आपका स्पेसिफिक हीट है वो आपका होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो आपका वेपर डेंसिटी मेथड है। इसमें भी देख लेते हैं एटॉमिक मास जो होता है वो आपका E/x, यानी कि यहाँ पर जो E है वो आपका इक्विवेलेंट मास है एलिमेंट का, और जो आपका x है वो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। और अगर ये आपका नहीं डेटा अवेलेबल है तो आपको फिर इससे भी करना, आप इससे भी कर सकते हैं। 2 × वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m + 35.5x। ये आपका केवल क्लोराइड्स के लिए होता है, मेटल क्लोराइड्स के लिए। यहाँ पे x जो है आपकी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट है, V/d का मतलब है वेपर डेंसिटी, और m जो है आपका, जो आप इसमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट का, वो आपका m है। तो आगे बढ़ते हैं और इस न्यूमेरिकल को देखते हैं कैसे करेंगे। देखते हैं, ये एक फॉर्मूला है, मास इज इक्वल टू ग्राम एटम इंटू एटॉमिक मास। इसको लर्न रखिएगा, ये भी नया है। तो इससे हम क्या करेंगे, मास पहले निकालेंगे। तो मास जो आपका 2 ग्राम कैल्शियम के लिए पूछा जा रहा है इसमें, तो सबसे पहले आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, बट आपको ये लर्न करना पड़ेगा। और ग्राम एटम आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 ग्राम एटम का पूछा गया था, 2 × 40 यानी कि 80 ग्राम हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट Na एटम्स ऑफ He, ठीक है। जो आपका एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होता है वो आपका ग्राम एटॉमिक मास होता है। ये आपको हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि जो आपका एटॉमिक मास है वो 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास होता है। सेम वे में इसको हम बोल सकते हैं कि एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर जो आपके एटम हैं उनके मास के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ये हीलियम की बात की जा रही है इसका मास 4 होता है, ठीक है। तो ये ग्राम एटॉमिक मास का 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में 3 Na एटम्स, तो क्या करेंगे, आपको Na एटम्स का पता हो गया, दैट्स मीन ये आपको 3 Na का भी पता हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 12 ग्राम। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। एक चीज़ और बता दें, ये चीज़ कभी कभी कन्वर्जन्स में हेल्प करती है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम में जो रिलेशन है वो आप लर्न रखिएगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.66056 × 10⁻⁻24 ग्राम। ज़्यादातर जो वैल्यू है 1.66 ही यूज़ की जाती है, बट नॉलेज के लिए आप इसको पूरा लर्न रखिएगा। ये आपको हो सकता है न्यूमेरिकल में कहीं कन्वर्ट करने के लिए आ जाए और आप ना कर पाएँ, तो इसलिए बेहतर है कि इसको आप लर्न रखें। नेक्स्ट आपका है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास उन एलिमेंट्स का कैलकुलेट किया जाता है जिनके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका क्लोरीन है, ठीक है, यूरेनियम है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास के लिए, जैसे मान लिया किसी भी एलिमेंट के 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका परसेंटेज जितना उसमें एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट आइसोटोप के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर सेकेंड प्लस सेकेंड का परसेंटेज एंड एटॉमिक मास। ऐसे ही अगर बहुत सारे हैं तो उनको आप प्लस करते इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे, एंड सभी को लास्ट में ये जो पूरा सम है उसको हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आपका जो एवरेज एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का वो कैलकुलेट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, देख सकते हैं इसमें हमने मेंशन किया है, डेटा है आइसोटोप्स, ठीक है, रिलेटिव एबंडेंस एंड एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन है इसमें। और आपको कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा डेटा आपके सामने है। परसेंटेज पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको हम
उसी के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका परसेंटेज है यहाँ पे, जिस आइसोटोप का परसेंटेज है, और इस तरह से इसको कैलकुलेट करके ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा किसका, कार्बन का। उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास भी प्रीवियस आप थोड़ा सा हो सकता है कि स्टडी कर चुके हों। प्रीवियस मास भी आपका सम होता है एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स का, तो इसको भी हम न्यूमेरिकल के थ्रू ही अंडरस्टैंड करेंगे। न्यूमेरिकल आपका देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स NaOH, HCl, H2SO4, CO2। और इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको जो प्राइमरी डेटा है, जैसे जिसको हम कह सकते हैं कि एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको नोन होना चाहिए। तो देन उसके बाद में आप आसानी से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट आपका था मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप चेक करिए कि इसमें कितने टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं इसमें। तो इसमें टोटल 3 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, सोडियम है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, देन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, इनको सबको हमने यहाँ पे पुट किया और सम करके इनका आंसर निकाल लिया। ये आपका 40U यूनिफाइड मास, यहाँ पे U है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl में चेक करेंगे कितने टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। फर्स्ट आपका हाइड्रोजन है एंड सेकेंड आपका क्लोरीन है। तो इसमें 2 टाइप के एटम हैं, तो दोनों का एटॉमिक मास रखेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों ही एटम्स 1 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके सीधे एटॉमिक मास हम इसमें रख के उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक मास 1 है और ये आपका जो एटॉमिक मास ऑफ Cl है ये आपका हो जाएगा 35.5। तो टोटल आपका हो जाएगा 36.5 यूनिफाइड मास। उसके बाद नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। इसमें देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ एटम है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। टोटल 3 टाइप्स ऑफ एटम है। हाइड्रोजन आपका 2 टाइम्स है, सल्फर आपका 1 टाइम्स है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 टाइम्स है। ऑक्सीजन आपका 4 टाइम्स है। तो अब इसमें थोड़ा सा ये चेंज है प्रीवियस जो आपके ऊपर कंपाउंड थे उनसे। यहाँ पे पहले लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये 2 टाइम्स आया है, ध्यान रखिएगा, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, क्योंकि ये सल्फर 1 टाइम्स है इसमें, प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 टाइम्स है। तो इनको मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 98U, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो CO2 में देखते हैं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, या यूँ कह सकते हैं इसमें 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ कार्बन एंड सेकेंड इज़ ऑक्सीजन। एंड इसका जब एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास जब निकालेंगे तो इसमें भी कितनी बार इसका रिपीटेशन हुआ है उसको हम ध्यान में रखेंगे। कार्बन 1 टाइम्स आया है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है। यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इनके एटॉमिक मासेस में रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 44U, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक नोटेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लगभग आप न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 टाइप्स का हो सकता है साइंटिफिक नोटेशन। एक आपका हो सकता है n इंटू 10 टू द पावर n और दूसरा हो सकता है n इंटू 10 टू द पावर -n। अब इसमें एक चीज़ ये भी जान लेते हैं इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई मेजरमेंट जो होता है, फिजिकल मेजरमेंट, वो बहुत ही लेंदी होता है, बहुत ही लार्ज होता है या फिर बहुत ही छोटा होता है, तो उसको मेंशन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो उसके लिए एक नोटेशन यूज़ करते हैं जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। उसमें हम नंबर्स को इन फॉर्मेट्स में रिटन करते हैं, n इंटू 10 टू द पावर n एंड दूसरा है n इंटू 10 टू द पावर -n। यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, एक में पॉजिटिव हो सकता है या फिर आपका नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ लिखा है 0.00354। इसको अगर साइंटिफिकली हम डिनोट करना चाहें, नोटेट करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसको समझने के लिए मैं बता दूँ आपको, जो डेसिमल होता है उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे -3 लिखा गया, तो मैं आपको बता दूँ डेसिमल से पहले अगर 0 है और अगर डेसिमल को आप बैकवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, पीछे को ला रहे हैं, सॉरी यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसको आगे की तरफ ला रहे हैं, तो उतना ही नेगेटिव पावर हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका लिखा हुआ है, ये डेसिमल जो है यहाँ पे, यहाँ से अगर यहाँ एक बार
ठीक है, यहाँ पे उसके बाद 2 डिजिट शिफ्ट किया, फिर हमने 3 डिजिट शिफ्ट किया, तो यहाँ पर आ गया 3 के बाद में डेसिमल, तो यहाँ हमने लिखा है 3.54 इंटू 10⁻³ ओके। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, डेसिमल को हमने 3 डिजिट शिफ्ट किया है फॉरवर्ड, इसलिए ये -3 आया है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 डिजिट, ठीक है, फिर 2 डिजिट और फिर आपका 3 डिजिट, तो ये आपका हो गया 3.54 इंटू 10⁻³ यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट आ रहा है और 3 डिजिट आगे आया है तो -3। उसके बाद में ये लिखा है 340500685, इसमें कहीं पर डेसिमल नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेसिमल 0, ठीक है। अब इसमें आगे आते हैं, देखते हैं इसमें जो डेसिमल है उसको हमने बैकवर्ड शिफ्ट किया है, देख सकते हैं, और यहाँ पे 3 तक लाया गया है, तो 3 तक देखते हैं कितनी डिजिट ये शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। जब 5 डिजिट्स बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो उसकी पावर पॉजिटिव में मेंशन की जाएगी, यानी कि उसमें पॉजिटिव इंटीजर लिया जाएगा उसकी पावर में। तो यहाँ पर ये जो आपका या कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। यहाँ पे जब इसको मेंशन करेंगे 3.40685 इंटू 10⁵, तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और इसमें भी कुछ और भी हम एग्जांपल्स लेंगे जिनकी हेल्प से आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक नोटेशन इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी आपका होता है, या यूँ कह लें कि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साइंटिफिकली नोटेशंस ऐड करने होते, तो हम क्या करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर जो है वो नोटेशन वो उस तरह का है n1 इंटू 10⁻n एंड नेक्स्ट इज n2 प्लस 10⁻n। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर n1 प्लस n2 इंटू 10⁻n, क्योंकि यहाँ पर दोनों में 10⁻n कॉमन है। सेम वे में जब सब्सट्रैक्ट करने के लिए आता है तब भी आप यही करते हैं, n1 जैसे मान लिया फर्स्ट नंबर आपका ये है, सेकेंड नंबर ये है, तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आता है n1 माइनस n2 इंटू 10⁻n हो जाता है। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे पहला नंबर है 5 इंटू 10⁻³ एंड सेकेंड नंबर है 5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर 4 इंटू 10⁻³ यहाँ पे दोनों जो आपके नंबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इनको ऐड कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 5 + 4 9 और ये 10⁻³ कॉमन है तो यहाँ बाहर आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर है 9 इंटू 10⁻5 एंड 5 इंटू 10⁻5, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो सिंपल सी बात है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को मेंशन कर दिया 10⁻5। नेक्स्ट है आपका साइंटिफिक नोटेशन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है, इसमें भी होता है जैसे इसमें था, तो इसमें भी अगर 2 नंबर हैं जैसे n1 इंटू 10⁻n1 इंटू n2 इंटू 10⁻n2, तो यहाँ पर अगर इस तरह का कोई केस है तो उसमें n1 इंटू n2 इंटू 10⁻n1 प्लस n2, आपने पावर एंड रूट्स मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम है तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बिल्कुल वही चीज़ हमने यहाँ भी की है। और नेक्स्ट आपका है डिवीज़न। अगर ये 2 नंबर आपके डिवाइड होते हैं, डिवीज़न के केस में डिवीज़न ऑपरेशन में लिए जा रहे हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट है n1/n2 इंटू 10⁻n1 माइनस n2, यहाँ पे वही चीज़ है, पावर एंड रूट्स के रूल हैं कि अगर बेस सेम है और पावर दोनों नंबर डिवीज़न में है तो उनकी जो पावर्स हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये एकदम सिंपल है, आप लोग पहले ही ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका ये दिया 4 इंटू 10⁵, ये इस तरह से, तो इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया और ये हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए चाहे ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही बात है, ठीक है, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ये थोड़ा कम है। 12 इंटू 10⁻³ और 1.2 इंटू 10⁻4, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ था नहीं, डेसिमल नहीं था, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद में एक डेसिमल लगा के आगे 0 मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमने बताया था अभी यहाँ पे प्रीवियस इससे पहले कि यहाँ पे अगर इसको बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे तो पावर बढ़ती चली जाएगी और प्लस में लिखी जाएगी, तो यहाँ 3 था, यहाँ पे 4 हो गया। नेक्स्ट आपका है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू किसी ट्रू वैल्यू के कितना नज़दीक है, कितना क्लोज है। यहाँ पे लिखा भी, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। एक कोई क्वांटिटी है जो कि एकदम एग्जैक्ट ट्रू है,
अगर आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बहुत ही करीब वैल्यू लाती हैं, दैट्स मीन वो आपकी जो वैल्यू है बहुत ही प्रिसाइज है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। यहाँ पे इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कोई एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जिसकी ट्रू वैल्यू जो है 2.00 ग्राम है, और उसके लिए 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं जिनको एक्सपेरिमेंट के लिए बोला जाता है। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो एक्सपेरिमेंट करता है और 2 रिजल्ट्स को रिपोर्ट करता है। पहला जो रिपोर्ट्स है उसका 1.95 रहता है एंड सेकेंड रिपोर्ट में उसका 1.93 रहता है। तो देखिए 1.95 एंड 1.93 दोनों ही वैल्यू जो आपकी हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है। बट जो ट्रू वैल्यू है 2.00 उसके क्लोज नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्लोज हैं, तो उसका मतलब ये जो आपकी डेफिनेशन है इसके अकॉर्डिंग ये दोनों नंबर आपके प्रिसाइज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो स्टूडेंट ए है उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसने प्रिसाइज वैल्यूज़ रिपोर्ट की, यानी कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं। यहाँ पे 1.95 एंड 1.93, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्लोज होने की वजह से इनको हम प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे। एंड दूसरा एक्सपेरिमेंट, अगर दूसरा स्टूडेंट कोई एक्सपेरिमेंट करता है, यही एक्सपेरिमेंट सेम एक्सपेरिमेंट करता है और रिजल्ट में देता है 1.94 एंड 2.05, तो यहाँ देख सकते हैं कि 1.94 एंड 2.05 के बीच में बहुत लार्ज डिफरेंस है, ठीक है, गैप है, एक दूसरे के क्लोज नहीं है। और ना तो ये दोनों वैल्यू इसके क्लोज हैं जो कि आपकी ट्रू वैल्यू है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू हैं ये ना तो आपकी प्रिसाइज हैं और ना ही आपकी एक्यूरेट हैं, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट अगर आपका यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करे और उसमें रिपोर्ट करे 2.01 एंड 1.99, तो इसमें देखने वाली बात है, देखिए 2.01 इसके क्लोज है 2.00 के, एंड 1.99 एंड 2.01 ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ आपकी जो हैं वो प्रिसाइज भी हैं एंड एक्यूरेट भी हैं। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो उसको प्लीज़ रिवाइंड करके एक बार फिर से अच्छे से वॉच एंड लिसन करिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अभी लास्ट में आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसको आपको सॉल्व करना है, और वर्कशीट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे वीडियो बेस्ड हैं। तो अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक एंड शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है।